हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के बारे में, जो कि पार्ट है वन नेशन वर्ल्ड फर्टिलाइजर स्कीम का। सो ये स्कीम ऐसी स्कीम आने वाली है। इसका इंडिकेशन हमें लगभग मई में ही मिला था। प्राइम मिनिस्टर ने एक सभा में कहा था कि देखो, यूरिया की जो बैग होती है उसका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 3500 रुपीज। ओके। और जो हमें मिल रही है 300 रुपीज में। इसका मतलब है यूरिया के एक बैग के पीछे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 3200 रुपीज। फिर भी इसका कोई भी श्रेय गवर्नमेंट को नहीं दिया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट फार्मर्स को इतनी सारी सब्सिडी देके अराउंड 85% सब्सिडी देके फार्मर्स की हेल्प कर रहा है। तो ये वाली स्कीम समझने से पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट फर्टिलाइजर पे कितने टाइप की सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देती है दो टाइप की। पहली वाली होती है कॉस्ट प्लस मेथड के हिसाब से, जो कि यूरिया बेस्ड सब्सिडी फर्टिलाइजर को दी जाती है। दूसरी होती है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जो कि नॉन यूरिया फर्टिलाइजर के लिए दी जाती है। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स यानी कि आपका डीएपी है, एमओपी है, आपका लेट से एनपीके बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते बहुत सारे, जैसे कि 10, 26 ईटीसी, जिसमें यूरिया माइनर कंपोनेंट होता है। और जो यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर है यहाँ पे यूरिया इज अ मेजर कंपोनेंट। तो जो कॉस्ट प्लस मेथड यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइस को फिक्स कर देता है। देखिए, अभी करंटली यूरिया की जो बैग है इसका गवर्नमेंट ने प्राइस अराउंड 265 रुपीज फिक्स कर दिया है। इसका मतलब है कोई भी फर्टिलाइजर कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अपने बैग पर ये प्राइस के ज्यादा, इस प्राइस से ज्यादा कोई भी प्राइस प्रिंट नहीं कर सकती। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने बोला है कि 265 रुपीज को दे दो। ओके। और अगर वो बैग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अराउंड लेट से 3500 रुपीज, तो जो प्राइस का जो डिफरेंस है दोनों में का, दैट शुड बी बेयर बाय गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट बेयर करता है ना। सो ये वाली एक है जहाँ पे कॉस्ट फिक्स होती है। दूसरी जो सब्सिडी है जिसमें कॉस्ट आर डीरेगुलेटेड, इसका मतलब है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फर्टिलाइजर कंपनी अपनी खुद की प्राइस डिसाइड करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करता है, पर्टिकुलर बैग में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कितना है उसके हिसाब से सब्सिडी मिलती है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये डीएपी का बैग है और ये क्या है, एनपीके का बैग है, ईपको का। तो डीएपी में देखो यहाँ पे क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है। इसका मतलब है यहाँ पे पोटैश 0 है और यहाँ पे पोटैश 26% है। इसका मतलब इससे थोड़ा ज्यादा सब्सिडी मिलना चाहिए, या तो एज प्रोपोर्शन है ना, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। इन शॉर्टली क्या है कि जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, दिस इज अराउंड 50% कंपनीज को दी जाती है। अगर लेट से कि किसी बैग का प्राइस अगर 2400 है, ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अराउंड 1200 रुपीज देने होते हैं। ओके। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सब्सिडीज। तो देखो, और देखो गवर्नमेंट पे ये सब्सिडीज का बर्डन बहुत ज्यादा आता है। तो ये जो गवर्नमेंट पे बर्डन है सब्सिडी का, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला बर्डन है कि गवर्नमेंट को जो सब्सिडी है, कैश के फॉर्म में हो बाकी किसी भी चेक के फॉर्म में हो, अराउंड यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर पे 85% देनी होती है। मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि 3500 का यूरिया का बैग अगर गवर्नमेंट उसकी कॉस्ट अराउंड 265 रुपीज फिक्स करता है, इसका मतलब है जो प्राइस का डिफरेंस है गवर्नमेंट को बेयर करना हो रहा है, एंड दैट इज अराउंड 85%। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है यहाँ पे गवर्नमेंट को अराउंड 50% बेयर करना पड़ रहा है। ये करंट ईयर में देखो है गवर्नमेंट का जो सब्सिडी की जो ओवरऑल कॉस्ट है, इट इज अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीज। ओके। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है, गवर्नमेंट को जो फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर है, इसके तहत गवर्नमेंट को हर किसी रिमोट एरिया में फार्मर्स को फर्टिलाइजर मिले, इसीलिए गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट पे भी अराउंड 6000 करोड़ रुपीज बियर करने पड़ रहे हैं। ये बात आपको बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में। देखो क्या होता है कि कोई, जैसे कि गुजरात में कोई फर्टिलाइजर फैक्ट्री है और बहुत ब्रांडेड है। अगर ये फैक्ट्री का फर्टिलाइजर आसाम में कोई फार्मर अगर परचेज करना चाहता है, तो क्या होता है, गुजरात में उसकी कॉस्ट कितनी है, 265 रुपीज।
लेकिन अगर ये ट्रांसपोर्ट में क्या हो जाते हैं, ये कंपनी के 50 रुपीज बढ़ जाते हैं, तो कंपनी क्या बोलती है, देखो गवर्नमेंट तो हमें इससे ज्यादा कोई सब्सिडी देने वाला नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने दिया है, लेकिन फिर ये ट्रांसपोर्ट का हु विल बेयर। तो गवर्नमेंट को देखो, अगर इसेंशियल में आता है फर्टिलाइजर, है ना, तो गवर्नमेंट बोलता है कि चलो 50 रुपीज हम बेयर करेंगे, लेकिन आप असम के फार्मर को क्या कीजिए, फर्टिलाइजर वहां पे जाके सप्लाई कीजिए। ओके, सो यही बेसिस था, दो बेसिस थे गवर्नमेंट को नई स्कीम लाने के लिए। पहला था कि अगर हम यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर में 85% हम बेयर कर रहे हैं, नॉन यूरिया बेस्ड में 50% बेयर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हम दे रहे हैं, तो फिर हमारी ब्रांडिंग क्यों नहीं, इसका श्रेय हमें क्यों नहीं है, प्राइवेट कंपनीज क्यों अपना नाम बनाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि देखो, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी, जिसमें बहुत सारी यू कैन से कॉर्पोरेट सेक्टर भी कंपनी होती है, कोऑपरेटिव भी कंपनीज है ना, दो तीन टाइप की कंपनीज होती है जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जैसे कि ये देखो इफ्को है ना, ये देखो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है, ये कोऑपरेटिव कंपनी है। ये जय किसान, आई थिंक जुआरी एग्रो का नाम देख के लग रहा है कि जिस द प्राइवेट कंपनी है। ये इंडियन पोटैश लिमिटेड, ओके, लिमिटेड देख के लगता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली प्राइवेट और गवर्नमेंट। ओके, ये पारस है, ग्रोमोर है ना, ये सबको बोला है देखो, अगर आप मेजरली शेयर हमसे लेते हो इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, तो आप सभी को 2 अक्टूबर के बाद एक ही बैग यूज करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, बैग पर ये वाला टैगलाइन रहेगा क्या, भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत आपको फार्मर को ये फर्टिलाइजर मिल रहा है, एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंपनी। इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 70% जो ब्रांडिंग है, दैट इज 2/3 ऑफ द बैग पर इसकी लोगो होगा, गवर्नमेंट का लोगो होगा, एंड 30%, 1/3 पे किसका होगा, ये फर्टिलाइजर कंपनी का होगा, किस फर्टिलाइजर कंपनी ने ये प्रोड्यूस किया है। ठीक है, सो इसका ये मेजर मोटो था। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये हाईली सब्सिडाइज कमोडिटी है गवर्नमेंट की इंडियन मार्केट में फर्टिलाइजर। ओके, और देखो यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर, यहाँ पे गवर्नमेंट भी इसकी प्राइस फिक्स करता है ना। बहुत बार क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, ये सब बहुत हाई होने की वजह से भी गवर्नमेंट इसको क्या कर रहा है, सब्सिडाइज कर रहा है। और अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो कॉस्ट है गवर्नमेंट को सब्सिडी के फॉर्म में अराउंड 2 लाख करोड़ बियर करनी पड़ रही है। ओके, सो अगर इतनी हेवीली सब्सिडाइज स्कीम है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, इट शुड बी प्रमोटेड, इट शुड बी ब्रांडेड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ओन है, इसी तरह से हमें इसको ब्रांड करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है। तो देखो इसके पीछे और भी गवर्नमेंट ने रीजन बताए हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत सारी अराउंड इंडिया में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बोल के अराउंड 32 कंपनीज है। यहाँ पे मैंने टॉप कुछ कंपनी के नाम दिए हैं। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, कोई कंपनी अपने ब्रांडिंग पे, एडवर्टाइज पे, मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा खर्च करती है। तो लेट से कोई कंपनी यहाँ पे महाराष्ट्र में है, तो ये महाराष्ट्र वाली कंपनी की ब्रांडिंग अच्छी होने की वजह से क्या होता है, वेस्ट बंगाल के फार्मर महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी का फर्टिलाइजर मांगते हैं। जैसे कि लेट से यूरिया, देखो यूरिया तो हर जगह सेम ही होगा, ओके, उसमें कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं है, बस ब्रांडिंग अच्छी है इसीलिए। तो क्या होता है कि यहाँ पे 265 रुपीज है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या होता है, ये क्रिस क्रॉस सेलिंग जो हो रही है, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजर कंपनी होती है लोकल, लोग इसकी बात मानते नहीं है, उनको लगता है कि ब्रांडेड नहीं है, बल्कि कंटेंट दोनों में भी सेम है। बस फार्मर की डिमांड की वजह से गवर्नमेंट को ये वाली महाराष्ट्र की कंपनी का फर्टिलाइजर वेस्ट बंगाल के फार्मर्स को देना होता है। उसी प्रकार से कोई फार्मर है यहाँ पे तमिलनाडु में, ओके, अगर उसको कोई लगता है कि पंजाब बेस्ड कोई फर्टिलाइजर कंपनी दैट इज वेरी गुड, तो वहां पे ये डिमांड करता है कि मुझे पंजाब बेस्ड फर्टिलाइजर कंपनी का फर्टिलाइजर अवेलेबल करके दे दो। तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बेयर करे, यहाँ के फार्मर को उसको अवेलेबल करके दे। इसके पीछे कोई भी ऐसा रीजनेबल ये नहीं है कि आप यही का यूज करो, कंटेंट तो सेम ही है, दोनों में यूरिया सेम है। बस ये सब चीजें सेम होने की वजह से गवर्नमेंट को फ्रेट में जो है सब्सिडी में मोस्ट ऑफ द कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, ये वाला है ना। सेम चीज यहाँ पे कि यूपी वाला अगर कोई फार्मर है, उसको महाराष्ट्र में सेल करना है, सॉरी कंपनी है उसको महाराष्ट्र में सेल करना है, महाराष्ट्र की कंपनी में को यूपी में सेल करना है, तो क्या होता है बेटा, इसमें क्रिस क्रॉस में ट्रांसपोर्टेशन का हमने ऑलरेडी देखा कि अराउंड 6,000 करोड़ रुपीस फार्मर गवर्नमेंट के इसमें जा रहे हैं।
तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब ये क्या होगा, ये क्रिस क्रॉस ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। और बहुत बार क्या होता है, अगर कोई फार्मर है, वो आरसीएफ का फर्टिलाइजर मांगता है, ओके, तो क्या होता है, आरसीएफ का मांगता है तो ये कोई रीजन में आरसीएफ के फर्टिलाइजर की स्कार्सिटी आ सकती है, फिर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कि हमें आरसीएफ का फर्टिलाइजर नहीं मिला, कोई बोलता है कि हमें ये चंबल फर्टिलाइजर का चाहिए, तो ये नहीं होता। तो इससे वजह से क्या होता है, डिमांड सप्लाई में बहुत बार मिसमैच हो जाता है। और बहुत बार क्या होता है, कोई लोकल भी अच्छी कंपनी हो सकती है जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करती है, बस उनका अच्छा ब्रांडिंग ना होने की वजह से या तो फार्मर में उसका अच्छा नाम ना होने की वजह से उसको उसका ज्यादा सेल नहीं होता, बल्कि कंटेंट दोनों में ही सेम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये वाली कंसेप्ट वो लेके आए हैं कि दैट इज वन नेशन वन फर्टिलाइजर, जिसका नाम उन्होंने रखा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ओके, तो आप बोलोगे कि गवर्नमेंट को ऐसा क्या राइट है कि ऐसी नाम की वो स्कीम ला सकता है। गवर्नमेंट हैज राइट अंडर दिस ऑर्डर, फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर के तहत गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है ना। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का मेन था कि एक ब्लैक एडवर्टाइजिंग है फर्टिलाइजर कंपनीज की, है ना, कि बहुत बार हमारा ही फर्टिलाइजर अच्छा है, बल्कि सबका सेम है, फिर भी गवर्नमेंट कंपनीज क्या बोलती है, हमारा ही फर्टिलाइजर, बस पैकेजिंग ब्रांडिंग मार्केटिंग करती है। तो ये कम होने के लिए और फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना। ओके, भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जहां पे क्या होगा, हर किसी बैग पर भारत नाम से ब्रांडिंग की जाएगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारत यूरिया है, भारत डीएपी है ना, भारत एमओपी है, भारत एनपीके है, हर किसी यहाँ पे देखिए ये बैग पर आपको दिखाई दे रहा है भारत एमओपी, भारत डीएपी, भारत एनपीके, हर किसी जगह पे। और यहाँ पे कंपनी का नाम देखो छोटा है, जैसे कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, जिसका मतलब है अराउंड 70% यानी टू थर्ड जो पार्ट है ब्रांडिंग के लिए गवर्नमेंट को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, इसके अंदर और क्या कहा गया है बेटा, देखो कि यहाँ पे कंपनी को उनका खुद का जो लोगो है ओनली वन थर्ड पार्ट में डिस्प्ले करना है, गवर्नमेंट का टू थर्ड में करना है। ओके, ये जो प्रोविजन है दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द 2 अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव होगा। आपको पता है 2 अक्टूबर को क्या होता है, महात्मा गांधी जी की जयंती होती है उस पे। गवर्नमेंट ने कंपनीज को ये भी बोला है कि जो आपकी खुद वाली जो बैग आप कहीं से प्रोक्योर करते हो ना फर्टिलाइजर पैक करने के लिए, है ना, तो आप कोई भी पुराने डिजाइन की ओल्ड बैग 15 सितंबर के बाद कोई भी परचेस नहीं करेगा, आपको नए बैग में ही, नए जो डायरेक्टिव दिए हैं इसी में ही पैकेजिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई फर्टिलाइजर है, आपने पुराने बैग में अगर उसको ऑलरेडी पैकिंग की है, तो आप उसको 12 दिसंबर के बाद सेल नहीं कर सकते। इट शुड बी एग्जॉस्टेड, अदरवाइज आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या है किए हैं, ये डायरेक्टिव दिए हैं प्राइवेट कंपनीज को। तो बहुत सारे है ना, हर किसी स्कीम के देखो क्रिटिसिज्म्स होते हैं, है ना। तो इसमें क्या कहा, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर कंपनीज ने ये कहा कि बेटा पहले क्या था कि हर किसी कंपनी को एक फ्री मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी थी, है ना, तो वो खुद की ब्रांडिंग कर सकते थे, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये ब्रांडिंग के साथ साथ वो 1 मिनट, ब्रांडिंग के साथ साथ क्या करते थे, फार्मर्स को ट्रेनिंग भी देते थे फर्टिलाइजर कैसे अप्लाई करना है, प्लांट के किस ग्रोथ स्टेज पे कौन सा फर्टिलाइजर अच्छा रहेगा। अब क्या है कि उनकी खुद की ब्रांडिंग नहीं है, तो बोलेंगे चलो यार वो कोई और करेगा ब्रांडिंग, है ना, या तो कोई और फार्मर को गाइडेंस करेगा, ये भी इश्यू है। दूसरा क्या है कि इसमें जो फर्टिलाइजर कंपनीज है इनके भी कॉन्ट्रैक्ट होते थे, क्योंकि इंपोर्ट करना ये इसमें वो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब बोलेंगे यार गवर्नमेंट आप अवेलेबल करवाओ, है ना, तो उनको कोई ज्यादा रियल इंसेंटिव्स, है ना, प्रोडक्शन टेक्निक में वो ज्यादा कोई नया इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे, इनोवेशन नहीं लाएंगे इन शॉर्टली। ओके, और दूसरे इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, देखो पहले क्या होता था आपको पता है कि ये जो बैग्स है दीज आर द रीयूजेबल, है ना, फार्मर इसको बाद में अच्छा सा क्लीन करने के बाद ग्रेन जो है स्टोर करने के लिए यूज करते थे। मान लो कोई फार्मर ने फर्टिलाइजर लेके आया, ओके, और बैग की क्वालिटी अगर अच्छी है तो आराम से उसको 3-4 साल वो यूज करता था, तो 3-4 साल घर में उसके यही नाम से ब्रांडिंग होती रहती थी, है ना, तो इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा इश्यू आएगा। दूसरा क्या है कि अब गवर्नमेंट ने बोला है कि हर कोई लोकल कंपनी से भी आप परचेस करो, हर किसी कंपनी को क्या है एक एरिया अलाउड होने वाला है, कि जैसे उसके वॉल्यूम के हिसाब से कि आप ये 25 डिस्ट्रिक्ट में
आप फर्टिलाइजर प्रोवाइड करोगे, एक्स कंपनी ये 25 डिस्ट्रिक्ट में करेगी, अलग अलग डिपेंड करता है, कभी 50 हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर ये कंपनी ने अच्छे से फर्टिलाइजर प्रोड्यूस नहीं किया, इसकी क्वालिटी अगर डाउन हो गई, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे रहेगी? प्रोबेबली अगर गवर्नमेंट की ब्रांडिंग गवर्नमेंट पे आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर क्वालिटी डाउन हो गई तो फिर ये फार्मर का यहाँ पे नुकसान हो सकता है। ये भी कुछ उसके हम क्या कह सकते हैं, कॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखो, अभी रिसेंटली एक द हिंदू में न्यूज आई थी कि नैनो यूरिया जो है वो बहुत फास्ट ट्रैक हुआ है, इसका मतलब अच्छे से उसका यूज हो रहा है। ओके, एंड ये नैनो यूरिया की न्यूज वैसे तो पुरानी है, लेकिन रिसेंटली उस पर न्यूज आई है द हिंदू में। तो देखो यहाँ पे क्या, ये एक नैनो यूरिया की 1/2 लीटर की अगर आपके पास बॉटल है, तो दैट इज इक्वल टू 45 केजी ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो हम नेक्स्ट पीपीटी में देखने वाले। लेकिन देखो वॉल्यूम देखो, अगर आपको ये बॉटल्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए और बैक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आपको पता है वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या होने वाला है, सबसे कम होने वाला है। तो इसका मेजर रीजन था। दूसरी क्या है कि ये वाला जो नैनो यूरिया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इनपुट की कॉस्ट बढ़ाता है क्योंकि इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी है। फार्मर का इनकम बढ़ाएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ना। दूसरा क्या, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाएगा, चीपर देन द कन्वेंशनल यूरिया, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। ओके, एंड ये जो नैनो यूरिया किसने प्रोड्यूस किया है बेटा, इट हैज बीन प्रोड्यूस बाय इफको ने किया है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने, है ना। और नॉर्मली देखो, किसी भी अगर फर्टिलाइजर को आपको लॉन्च करना है तो एटलीस्ट 3 सीजन उसके ट्रायल लेने होते हैं। लेकिन नैनो यूरिया के केस में बेटा हमने ओनली 2 साल ही उसके ट्रायल लिए थे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक 1/2 लीटर आपके पास अगर यूरिया की बॉटल है, नैनो यूरिया की, तो इट कैन बी रिप्लेस 45 केजी ऑफ द सैक, है ना। तो अगर हम इस पे ज्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इट इज एसेज दैट बाय 2025 इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है यूरिया का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हमारी सेल्फ सफिशियंसी आएगी, और बाहर से हमें कोई भी यूरिया प्रोक्योर करने की, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि अबाउट 90 लाख टन यूरिया हमें बाहर से लेके आना होता है। इंडिया में भी यूरिया प्रोडक्शन होता है, लेकिन बाहर से भी लेके आना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, फॉस्फेट का अराउंड 100% इंडिया में इंपोर्ट होता है, अराउंड 100%, है ना। तो क्या होगा, अगर इंडिया में सेल्फ सफिशियंसी आएगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम, वॉल्यूम में हम ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, तो हमारे अराउंड 40,000 करोड़ रुपीस इसमें बच जाएंगे बेटा। ओके, तो क्या है इसके ओवरऑल बेनिफिट्स देखो, अगर हमें कोई भी क्रॉप लेना है, तो व्हीट है, राइस है, मस्टर्ड है, हमें एटलीस्ट 245 किलो की बैग वहां पे अप्लाई करनी होती है ना। लेकिन जब गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया तो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा मिसमैच हो गया। इन्होंने कहा था कि नैनो यूरिया जो है 100% ये ट्रेडिशनल यूरिया को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, लेकिन वैसी बात नहीं है। आपको आज भी यूरिया के 2 बेसल डोज देने होते हैं, जो एग्रीकल्चर उनको पता है। तो बेसल डोज के लिए आपको ट्रेडिशनल यूरिया ही देना पड़ेगा। बस सेकंड जो डोज होता है वहां पे आप नाइट्रोजन को, जो ट्रेडिशनल यूरिया को नैनो यूरिया के साथ रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज गिवन हियर। ओके, और ये नैनो यूरिया यूज करने की वजह से अराउंड जो प्रोडक्शन बढ़ा है, एज पर सम डेटा, दैट इज अराउंड 7% प्रोडक्शन इसका बढ़ा है। तो देखो इश्यूज क्या है कन्वेंशनल यूरिया के, देखो कन्वेंशनल यूरिया की इफिशियंसी बहुत कम है बेटा, 25%, बल्कि जो नैनो यूरिया इसकी इफिशियंसी 85 to 90% है। आप बोलोगे सर हाउ टू डिसाइड द इफिशियंसी, लेट से दिस इज द प्लांट, ये अगर प्लांट है, यहाँ पे अगर हम कन्वेंशनल यूरिया यूज करते हैं तो क्या होता है, बहुत बार इसका वोलाटिलाइजेशन हो जाता है, रन ऑफ के साथ चला जाता है, कोई इंसेक्ट कहीं दूसरे जगह पे ले जाते हैं, तो या तो किसी का बहुत ज्यादा डीप लेयर में लीचिंग होता है, इसकी वजह से इसकी इफिशियंसी 25% ही होती है। अगर आप 100 kg अप्लाई करोगे तो 25 kg ही यहाँ पे प्लांट को यूज होगा, बाकी वेस्ट जाएगा। दूसरी चीज क्या है, इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन की बहुत बार चांसेस होते हैं कि पानी के साथ बह जाने का। अगर नैनो यूरिया यूज करेंगे जिसके हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे बेटा, गवर्नमेंट को जो सब्सिडी का बर्डन है वो भी कम देना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम यूज हो रहा है। 1/2 लीटर आपके पास है तो आप 55 kg यूरिया के बैग के इक्वल है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। दूसरा क्या है कि पहले ट्रेडिशनली फार्मर जो है, अगर 25% उसका इफिशियंसी है,
तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे थे, उसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, वो कम हो जाएगा। और नैनो जो यूरिया है डायरेक्टली लीव से एब्सॉर्ब होता है, स्टोमेटा से इसकी उसकी जो इफेक्ट है वो इमीडिएट आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रधानमंत्री भारत जन उर्वरक परियोजना एंड नैनो यूरिया। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।